जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों 11th क्लास का जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का पार्ट 1, उसमें हम लोग पार्ट 1 जो भाग है बुक का वो हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग दोस्तों इकाई 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। इकाई 3 के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, आगे और कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 3 बुक है। ठीक, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक, तो पार्ट 1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 में जो है दोस्तों इसमें फिजिकल है, भौतिकी जो ज्योग्राफी वो है। और सेकंड में तो हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना है, सेकंड पार्ट वाला जो बुक है उसमें। और थर्ड में हम लोगों को मानचित्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नहीं है, बस ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th और 12th का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी को लेकर के। ऐसे इंपॉर्टेंट तो 6 क्लास ही है, लेकिन ये दोनों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आइए इकाई 3 में देखते हैं। इकाई 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। बोला इकाई 3 में दोस्तों भू आकृति का वर्णन है। ठीक है, भू आकृति में पहला चैप्टर जिसमें पढ़ना है खनिज और सेल के बारे में पढ़ना है, जिसमें सेलों की प्रमुख प्रकार क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या होती है सेलों की, इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर इसमें आता है भू आकृति प्रक्रिया के बारे में, जैसे अपक्षय हो गया, अपक्षय की क्रिया क्या है, वृद्धरक्षण क्या है, अपर्दन की क्रिया क्या है, निक्षेपण की क्रिया क्या है, मृदा निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, कितनी प्रक्रिया से गुजर करके मृदा का निर्माण किया जाता है। तो इस सारे चीज़ों का वर्णन जो है हम लोगों को इस चैप्टर्स में करेंगे। अब आगे दोस्तों पढ़ना है भू आकृति एवं उसका विकास। तो भू आकृतियाँ बनती कैसे, उसका आगे विकास कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति मतलब किस तरह से क्या होता है, उसके बारे में सारे इसमें पढ़ना है। तो आकृतियाँ के बारे में मूल रूप से पढ़ना है, जिसमें चट्टान वगैरह सेल वगैरह जो है वो उसके बारे में। तो भी भू आकृति ही एक प्रकार का है। उसके बाद फिर अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये सारे जो प्रक्रिया होते हैं वो सब किस तरह से कैसे कैसे होता है उस सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें पार्ट 3 का फर्स्ट, यानी कि कुल चैप्टर का 5वां अध्याय जो हम लोगों को पढ़ना है खनिज और सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं खनिज और सेल के बारे में क्या है इसकी विशेषता। बोल रहा है पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों से बनी हुई इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप से और आंतरिक परत में गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। बोल रहा है पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है, सबको पता है। बाहरी परत पर ये तत्व क्या है, ठोस अवस्था में है, लेकिन अगर वही हम आंतरिक भाग में करें तो ये गर्म है और पिघला हुआ अवस्था में पाया जाता है। भूप्रपट्टी के पृथ्वी का जो पूरा संपूर्ण भूप्रपट्टी है ना, उसका 98% जो भाग है उसमें 8 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व हैं, तो ऑक्सीजन सबसे पहले आप सभी को पता है। उसके बाद सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इतने सारे 8 तत्व। ठीक है, ऊपर का जो भूप्रपट्टी है उसमें 90% जो भाग है वो 8 तत्वों से मिल करके बना है। कौन कौन से तत्व है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ से बना है। बाकी जो शेष भाग है कितना हुआ, 98% हुआ। बाकी जो 2% शेष भाग है ना, वो पता है किस चीज़ से बना है, वो टाइटेनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, निकेल हो गया। मतलब इस सारे चीज़ों से जो है मिल करके बना है 2% भाग। अब बोल रहा है भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः एक दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज नाम दिया जाता है। मतलब अलग अलग नहीं मिलते हैं ये सब। जैसे अगर बात किया जाए सल्फर की तो सिर्फ सल्फर नहीं मिलेगा, बात किया जाए सिर्फ ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन सिर्फ नहीं। तो मतलब इस मतलब मिल करके पदार्थ का ये लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, इस प्रकार खनिज क्या है, एक प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है। मतलब कार्बनिक भी है और अकार्बनिक भी है। प्राकृतिक तत्व है जिसमें क्रमबद्ध परमाणिक संरचना होता है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है, भौतिक गुणधर्म होता है। खनिज का निर्माण जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के होता है। लेकिन कभी कभार सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसा एक तत्वीय खनिज भी पाया जाता है। मतलब खनिज में जो होता है समान तौर पर 2 या 2 से अधिक तत्व ही मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर कभी कभी सिर्फ सल्फर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ सल्फर के खनिज भी होते हैं, सिर्फ तांबा के खनिज होते हैं, सिर्फ चांदी के खनिज होते हैं, सिर्फ सोना के खनिज होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट के मतलब ये सब जो है एक तत्वीय खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है। मतलब जो स्थल मंडल का निर्माण करता है ना, उन सारे तत्वों की संख्या कम है। तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, ऑक्सीजन और ये सब जो मिल करके बन रहा है यहाँ पे सोडियम वगैरह, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो सर की मात्रा इतना अधिक नहीं है। ठीक है, बोल रहा है कि आपस में संयोग, लेकिन आपस में संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिज का अनेक किस्में बनती जाती है। भूप्रपट्टी पर कम से कम
सॉरी 200 नहीं 2000 प्रकार की खनिजें क्या होती है पहचाना गया है अब तक, और उसको नाम दिया गया है। लेकिन इसमें समानता उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज शैलों से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना जाता है। मतलब ऐसे तो इनमें बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन 6 गो जो हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसको कहते हैं सेल बनाने के मतलब प्रमुख खनिज वो माने जाते हैं 6। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है भौतिकी, नीचे 6 दिया होगा शायद। ठीक है, 6 दिया होगा। ठीक, यहाँ पे पहले ये वाला पढ़ लेते हैं चीज़ क्या दे रहा है। बोल रहा है भौतिकी विशेषताओं और स्वभाव पर के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ जहाँ जो है दी गई है। तो कुछ जो खनिज है दोस्तों उसकी जानकारी दी गई खनिज के बारे में। तो आइए देख लेते हैं इसकी भौतिक विशेषता क्या होती है खनिज की। बोल रहा है क्रिस्टली का बाहरी रूप होता है, अणुओं का आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है। घनाकार होगा कि अष्टभुजाकार होगा या षष्ठभुजाकार होगा, प्रिज्म होगा, किस आकार के होगा ना, वो अणुओं की आंतरिक जो व्यवस्था होती है, अंदर में जो अणु की जो व्यवस्था है ना, उस पर ही निश्चय होता है क्रिस्टल की बाहरी रूप। मतलब बाहर से वो देखने में कैसा लगेगा, किस तरह से उसका आकार प्रकट होगा, वो अंदर के अणुओं की आंतरिक व्यवस्था के अनुसार निश्चित करता है। अब देखिए बोल रहा है विदलन। विदलन क्या होता है? सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम है। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। तो ये है विदलन। ठीक है, अब देखो अब आगे बढ़िए विभंजन। ठीक है, विभंजन क्या होता है? तो अणुओं की आंतरिक व्यवस्था जो है ना इतनी जटिल होती है कि अणुओं की कोई तल नहीं होती, मतलब कोई भी इसका तल नहीं होता है, आधार नहीं होता है इसका। ठीक है, बहुत ही जटिल व्यवस्था वहाँ पे होता है अणुओं के अंदर। बोल रहा है कि तली विदयन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से क्या होता है टूट जाए, तो उसको क्या कहते हैं? विभंजन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब विभाजित हो गया, विभंजन हो गया। ठीक, अब देखिए चमक क्या है? तो रंग के बिना किसी पदार्थ का चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लॉसी आदि। तो मतलब सभी को क्या होता है अपनी एक चमक होती है। धातु की धातु नहीं, खनिज के बारे में यहाँ वर्णन कर रहा है। अब रंग की अगर बात करें तो कुछ खनिजों में रंग उन्हीं परमाणिक संरचना से आधारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट है तो, और एजुराइट है, कैल्सोफाइराइट है आदि था। कुछ खनिज में अशुद्धियाँ के कारण रंग आते हैं। तो देखिए कुछ मतलब खनिज जो है रंगीन होते ही हैं, लेकिन कुछ खनिज में अशुद्धियाँ के कारण आ जाता है। ठीक है, और अशुद्धि निकलेगा तो उसमें से फिर रंग हट जाएगा। उदाहरण के लिए अगर अशुद्धि के कारण क्वार्टजाइट में होता है वो रंग होता है, क्वार्टजाइट का रंग सफ़ेद हो जाता है, कभी हरा हो जाता है तो कभी नीला, कभी लाल हो जाता है। ठीक है, तो वह शुद्धि के कारण होता है। धारियाँ क्या है? किसी भी खनिज के पीसने के बाद या उसे पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। जैसे अगर अगर किसी खनिज को पीस करके बनाते हैं, ठीक है, और किसी खनिज को पीस दिए हैं तो उसका रंग जो है या तो खनिज के रंग के जैसा होगा या फिर उससे अलग रंग भी जो है हो सकता है पीसने के बाद। तो उसी को दोस्तों कहते हैं धारियाँ। बोल रहा है मेलाकाइल का रंग हरा होता है और उस पर धारियाँ भी हरी होती है। फ्लोराइड का रंग बैगनी या हरा होता है, लेकिन इस पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। मतलब इसको जब पीसेंगे तो इस क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, फ्लोराइड। अब देखिए बोल रहा है पारदर्शिता होता है इसमें। पारदर्शिता क्या होता है? तो पारदर्शी को कहते हैं प्रकाश किरण इसी प्रकार आर पार जाती है कि वस्तु सीधी दिखी जा सकती है, तो उसको कहते हैं पारदर्शी। प्रकाश की किरणें आर पर होती है लेकिन उसके विपरीत जहाँ जाने के कारण वस्तु नहीं देखी जा सकती, उसको कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, सॉरी पारभासी, मतलब प्रकाश की किरणें आर पर होती है लेकिन उसके विपरीत ना होने के कारण वस्तु वहाँ पे देख नहीं पाता है, उसको पारभासी कहते हैं। अब बोल रहे अपारभासी तो सबको पता है कि प्रकाश की किरण तनिक भी आर पर नहीं होगा, उसको कहते हैं पारदर्शी। तो इसमें क्या होता है? पारदर्शिता का गुण होता है खनिज में। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है ये विशेषता बता रहा है खनिज का क्या क्या विशेषता है। इस संरचना की अगर बात करें तो प्रत्येक क्रिस्टल के विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम अथवा खुरदरी पीसे हुए तंतु उक्त पृथक करने योग्य अपसारी विकरणकारी, ये सारे जो इसकी संरचना हो सकती है। देखिए अब कठोरता का भी इसमें गुण होता है। बोल रहा सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापन एक खनिज हैं, ऐसे टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेराइट, फेल्डलर्स, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, हीरा, ये सब किसका उदाहरण है?
ये सब जो है कठोरता का उदाहरण है, मतलब कठोरता इस सब चीज़ों में पाया जाता है। इसका मतलब है कि खनिज में क्या होता है, कठोरता का गुण होता है। उदाहरण के लिए अगर तुलना करें तो नाखून जो है 2.5 है, इस तुलना में नाखून 2.5 है, तथा कांच और चाकू का नोक जो है 5.5, इसमें कठोरता का जो है लक्षण दे रहा है। देखिए अपेक्षिक भार भी होता है इसमें, तो दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर में हवा के लिए दिए गए भार से भाग दे दें तो उसको निकल जाएगा, उसका सापेक्षिक भार निकल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे गुण होते हैं दोस्तों खनिज में, उसकी विशेषता को बता रहा था, तो कुल 10 विशेषताएं हम लोगों को बता दिया खनिज का। अब आइए आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होता है ना, वहाँ पे एक मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत होता है। तो सारा जो स्रोत होता है ना, उसका मूल स्रोत जो मैग्मा ही होता है। इस मैग्मा के ठंडा होने पर खनिज जो में क्रिस्टली बनने लगते हैं, मतलब जैसे एक होता है मैग्मा ठंडा होता है तो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। बोल रहा है कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों जो है कार्बनिक हैं, क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूप में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। अब धात्विक खनिज की अगर बात करें किया जाए तो इसमें धातु तत्व होते हैं। क्या होते हैं तत्व, क्या होगा, धातु होगा। और 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा, बहुमूल्य धातु, लौह धातु, अलौह धातु। बहुमूल्य में कौन कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, से महंगा है, बहुमूल्य है, उसका मूल्य बहुत अधिक है, तो स्वर्ण हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, ये बहुमूल्य धातु है। अगर लौह धातु की बात करें तो लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाए जाने वाली अन्य धातु, तो मतलब जो लोहा में मिलाया गया है या फिर स्टील, ठीक है, तो उसको कहेंगे लौह धातु। अलौह की अगर बात करें तो इसमें ताम्र हो गया, मतलब तांबा, और सीसा, जिंक, टिंक, एल्युमिनियम, ये सब जो है मिला हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं अधात्विक, ठीक, अधातु। अलौहिक अलैंगिक मतलब लौहिक जिसमें लोहा नहीं है। अब देखिए अधात्विक खनिज के बारे में बात करता है, तो इसमें धातु के अंश उपस्थित होते हैं। धातु के अंश उपस्थित नहीं होते, मतलब अब धातु इसमें नहीं होगा। जैसे कि अगर गंधक का दिया जाए, फॉस्फेट होगा, नाइट्रेट, ये सब क्या अकार्बन अधात्विक खनिज है। सीमेंट अत्यधिक खनिजों का मिश्रण है। अधात्विक खनिजों का क्या, ये मिश्रण है, पूरा तरह से इसको अधात्विक नहीं कर सकते, अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं सेल के बारे में। ठीक है, बोल रहा है पृथ्वी की प्रॉपर्टी सेलों से बनी हुई है। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर या नरम या विभिन्न रंगों की हो सकती है। तो सेल कठोर भी हो सकती है, नरम भी हो सकती है, और विभिन्न रंग की भी हो सकती है। जैसे ग्रेनाइट कठोर होता है, सेल नरम होता है। दोस्तों कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, भूल जाते हैं ना। सिलखड़ी नरम होता है, ठीक है, ये ग्रेनाइट जो है कठोर होता है, लेकिन अगर सिलखड़ी की बात करें तो नरम होता है। गैब्रो काला होता है, क्वार्टजाइट दूधिया रंग यानी श्वेत होता है। ठीक है, तो खनिजों में, सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। इसमें नहीं रहा कोई रंग का संगठन होता है, नहीं कोई इसमें मतलब विघटन का क्या होता है, खनिज के घटक का कोई भी जो है निश्चित संगठन नहीं होता इसके घटक का। सेलों में समानता पाए जाने वाले पदार्थ खनिज पदार्थ फेल्ड स्पम तथा क्वार्टजाइट हैं। ठीक है, क्या है, फेल्ड स्पर और क्वार्टजाइट। सेल एवं आकृतियों तथा सेलों एवं मृदा के निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक है। सेलों के विभिन्न प्रकार जिसको उसकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूह में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन से, आग्नेय सेल, मैग्मा तथा लावा से घनीभूत। दूसरा आसादित सेल है जो बहिर्जातीय प्रक्रिया के द्वारा सेलों के अंश से निक्षेपित का परिणाम है। तीसरा कयांद्रित सेल है जो उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। तो सारी चीज़ हम लोग याद रखिएगा, अग्नि अवसादी और कयांत्रित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है। पेट्रोलॉजी क्या, सेलों का एक प्रकार का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों के अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन और दूसरे सेलों के साथ संबंध भी यह बनाता है। अब दोस्तों देखिए आगे आर्गन सेल के बारे में, सॉरी आग्नेय सेल के बारे में, उसके बाद फिर यहाँ पे सारा सेल के बारे में अध्ययन होगा। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दोस्तों, एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए थोड़ा फास्ट कर देते हैं। बोल रहे आग्नेय सेल के बारे में आइए, तो आग्नेय सेलों का निर्माण, दोस्तों ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये पिछले के क्लास में भी ये सब बता चुका है, तो थोड़ा फास्ट ही पढ़िए। बोल रहे आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से होता है, अतः उसकी प्राथमिक, इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यहीं से होता है। मैग्मा निकलेगा बाहर, क्रिस्टल रूप होकर के जमेगा, ठंडा होगा तो क्रिस्टल होकर के क्या होगा, चट्टान का निर्माण हो जाएगा, सेल का निर्माण हो जाएगा, तो वो आग्नेय सेल कहेंगे। ठीक है,
इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ठीक, बोला है मैग्मा ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आग्नेयस लैटिन शब्द इग्निस से बना, जिसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं कि जब आप अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा या तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की भूपर्पटी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। ठीक, आग्नेय सेल का वर्गीकरण इस बनावट के आधार पर किया जाता है कि इसकी बनावट के कणों के आकार और व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो दोस्तों देखिए, धीरे धीरे पिघलेगा तो चट्टान क्या होगा, सेल क्या होगा, छोटा कण में होगा। ठीक है, महीन कण में होगा। लेकिन अगर जल्दी से हो जाएगा तो पूरा जो है एक ही बार ठंडा हो जाएगा तो बड़ा कण में हो जाएगा। तो इसके आकार एवं व्यवस्था पर या फिर भौतिक अवस्था पर इसको क्या करता है, वर्गीकरण किया गया है आग्नेय चट्टान को। यदि पिघला हुआ मैग्मा पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडा होते हैं तो कणों का जो खनिज का जो कण होता है पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सॉरी दोस्तों, हम उल्टा बोल दिए। धीरे धीरे अगर ठंडा होगा ना तो पर्याप्त ये क्या हो जाएगा, खनिज क्या हो जाएगा, अत्यंत बड़ा हो जाएगा। पर्याप्त क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सतह पर हुई आकाश में शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता के मध्य स्तर पर स्थिति होने पर आग्नेय सेल को बनाने में कम माध्यम के आकार के हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी, बनाने वाले कम माध्यम के आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट हो गया, ग्रेवो हो गया, ग्रेनाइट, ग्रोवो, पैगमाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी क्या है, बेसरिया एवं टफ आग्नेय सेल के कुछ क्या है, उदाहरण है। अब देखिए, आग्नेय सेल हो गया। अब अपसादित सेल के बारे में पढ़ते हैं। बोल अपसादित सेल क्या है, अर्थात कि सेडिमेंट्री सेल। ठीक है, तो इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से सेडिमेंटस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। पृथ्वी के सतह की सेलें जैसे आग्नेय सेल या कांतित सेल अपक्षय कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के खंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों के विभिन्न अंतर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेपण होता है। संघनता के द्वारा यह संचित पदार्थ आग्नेय पदार्थ सेलों में परिणत हो जाता है। यह प्रक्रिया शीलीभवन कहलाती है। बहुत से अपसादी सेलों में निक्षेपित परत शीलीभवन के बाद भी अपनी आवश्यकताएं बनाए रखते हैं। इसी कारणवश बालुकास्म सेल जैसी अपसादी सेलों में विभक्त सांद्रता वाली अनेक सतहें यहाँ पे पाई जाती है। बोल रहा है निर्माण के पद्धति के आधार पर अपसादी सेल का वर्गीकरण किया गया था। दोस्तों देखिए, अपसादी सेल और देखिए दोस्तों, अंदर से जो निकलता है ना मैग्मा से, क्रोड से जो मैग्मा निकलता है और ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, उसको कहते हैं आग्नेय सेल। ठीक है, वो बनता है जो आग्नेय सेल बनता है। और आग्नेय सेल या फिर कांतित सेल अपक्षय के क्रिया के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से कोई उठा ढेर सारा मिट्टी वगैरह, हवा चला उड़ करके यहाँ गया, यहाँ जा करके निक्षेपित हो गया। ठीक है, तो इसके कारण जो बनता है ना अपसादी सेल बनता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अपसादी सेल। अब बोल रहा है निर्माण प्रक्रिया पद्धति के आधार पर अपसादी सेल को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से, यांत्रिक रूप से निर्मित। तो यांत्रिक रूप से निर्मित होगा तो उसके उदाहरण के रूप में जैसे बालुकास्यम है, पिंडशिला है, चूना प्रस्तर है, सेल है, बिमिद्रा है, ये सारा जो है यांत्रिक रूप से बनता है। अब कार्बनिक रूप से कौन बनता है, तो कार्बनिक रूप से है तो सॉरी भाग जरा दोस्तों, कार्बनिक रूप से यह है गिरजाइट है, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला इत्यादि जो है कार्बनिक रूप से बनता है। अगर रासायनिक रूप से अगर बात करें तो रासायनिक रूप से अपसादित सेल बनता है भृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास, ये सब जो बनता है वो बनता है रासायनिक रूप में। ठीक है, निर्मित होता है अपसादित सेल। अब आइए कायांतरित सेल के बारे में। बोल रहा है कि कायांतर का अर्थ क्या होता है। कायांतर का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन करना। तो दाब, आयतन या तापमान में क्या होता है, प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। जैसे कोई अपसादित सेल या फिर आग्नेय सेल जो है अपने स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया। वहाँ पे ज़्यादा ताप हो गया, ज़्यादा आयतन हो गया, ज़्यादा दाब हो गया, तो क्या क्या अपने स्वरूप को क्या परिवर्तन कर दिया, तो इसके फलस्वरूप आंतरिक सेल का निर्माण होता है। यह सेल ये सेलें दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेल निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है, या जब भूपृष्ठ पर उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठ सेल के संपर्क में आता है, या फिर जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेल पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो कायांतरित हो जाता है।
कयांतर वह प्रक्रिया जिसमें समेकित सेल में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, ठीक है, और वास्तविक सेल में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। तो बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं निपिसने के कारण वास्तविक सेलों में आंतरिक व्यवधान एवं उसकी पुनर्संगठित होना गतिशील आंतरिक सेल कहलाता है। और उष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उष्मीय रूपांतरण कायांतरण की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है ये देखते हैं यहाँ पे। संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। तो एक होता है संपर्क कायांतरण, एक होता है प्रादेशिक कायांतरण। ये क्या होता है? संपर्क रूपांतरण में सेलें क्या होती है, गर्म होती है, ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा का संपर्क में रहती है, संपर्क में आते हैं। इसका तापमान क्या होता है, उच्च होता है। सेलों में पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। प्रादेशिक कायांतरण की अगर बात करें तो प्रादेशिक कायांतरण जो है उच्च तापमान एवं दबाव अवस्था, इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पन्न हो जाता है। कायांतर की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण और खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेल में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, पत्रण या रेखांकन भी कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह पर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि वे हल्के एवं गहरे रंगों के दिखाई देते हैं। कायांतरित सेल एक ऐसी संरचना को बैंडिंग करते हैं और बैंडिंग प्रदर्शित करने वाले सेलों को बैंडिंग सेल कहते हैं। कायांतरित होने वाले वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेल क्या होता है, मतलब निर्भर रहता है, ठीक है। और बोल रहे हैं आगे, निर्भर करता है। कायांतरित सेल दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन? पवित्र सेल और अपवित्र सेल। अपवित्र सेल क्या है? पट्टी तासमीय ग्रेनाइट, साकनाइट, स्लेट, सील्ट, संगमरमर, क्वार्जाइट आदि से रूपांतरित सेल का क्या उदाहरण है? बोला सेल चक्र क्या होता है। सेल चक्र के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अब खत्म हो गया दोस्तों, चैप्टर्स ज़्यादा नहीं है। सेल चक्र के बारे में देखिए, बोल रहा है सेल अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहता है। मूल रूप में अधिक समय तक सेल नहीं रह सकता, बल्कि इसमें परिवर्तन होते रहता है। सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी सेल परिवर्तित होकर नवीन सेल क्या होता है, रूप ले लेता है, और फिर वो पुराना होगा फिर वो नवीन रूप ले लेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। बोल रहा है आग्नेय सेल प्राथमिक सेल है तथा अन्य अपसादी सेल एवं कायांतरित सेल इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती है। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों में से अपसादी सेल का क्या होता है, निर्माण हो सकता है। अपसादी सेल खंडों में परिवर्तित हो सकती है या ये उपखंड अपसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकती है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बोल रहा है निर्मित भूपृष्ठीय सेल आग्नेय, कायांतरित और अपसादी प्रत्यावर्तन द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती है। भूपृष्ठ प्रक्षेपण के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पतन के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये ही पिघल करके मैग्मा के रूप में बाहर हो जाते हैं और अग्नि सेलों का मूल स्रोत हो जाते हैं। तो ये देखिए सेल चक्र के बारे में कुछ दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों देखिए सेल चक्र है, ये यहाँ से कायांतरित सेल में अपक्षय अपर्दन हो रहा है, फिर यहाँ पे अपसादित सेल बन जा रहा है, यहाँ पे अग्नि से भी अपक्षय अपर्दन होगा तो अपसादित सेल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैग्मा इधर से कायांतरित सेल जो है मैग्मा से हम लोग बात शुरू करते हैं, हमको पर ऐसे ही जो है गुस्सा है दोस्तों। इस चैप्टर यहाँ तक था, अब खत्म हो गया है चैप्टर, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इसी चैनल पर, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।